तो मैं बताने वाला हूँ सैमसंग 6G के बारे में कि उनका प्लान क्या है और इस 6G में कुछ खास बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। कोई और बताए या ना बताए लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा। तो मैं प्रशांत और आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। 5G जो है वो वर्ल्ड में अपने इनिशियल स्टेज पे है और 5G है वर्ल्ड के इन 5 देशों में ही चल रही है और भारत में कुछ साल पहले ही 5G फ़ोन बिकना चालू हुआ था। इंटरनेट तो दूर की बात है 5G की। रही बात सैमसंग की, तो उन्होंने अपने 6G फोरम में बहुत मज़ेदार चीज़ें बताई है जो आपको जान लेनी चाहिए। मतलब उनका कहने का एक ही मतलब है कि वो काम चालू कर चुके हैं 6G के ऊपर। मेरा जो आज का टॉपिक है वो 2 चीज़ पे है। पहला कि 6G क्या है सैमसंग वालों का, प्लस ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। दूसरा टॉपिक ये है कि कब तक होगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। जब भी आप नेटवर्क चेंज करते हो या फिर नया जनरेशन आता है तो उसमें जो फोकस रहता है नेटवर्क का वो किस चीज़ पे रहता है और जो कॉमन थिंग है वो आपको पता भी रहनी चाहिए। तो सबसे पहला कि जब भी कोई भी नया जनरेशन आता है नेटवर्क में तो वो फोकस करता है हाई इंटरनेट स्पीड पे, ज़्यादा कवरेज पे, मतलब ज़्यादा दूरी तक हो एंड बेटर क्वालिटी के साथ और उससे मेन लो लेटेंसी के साथ। यही चीज़ डिपेंड करती है कोई भी नया जनरेशन आएगा तो ये 4 चीज़ें या 3 चीज़ें मेनली रहेंगी, वो फोकस में सबसे ज़्यादा रहेंगी। बात करें सैमसंग 6G फोरम की, सबसे पहला टॉपिक है अपना कि ये 6G क्या है सैमसंग वालों का और कब तक पॉसिबल होगा। मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि इनका जो 6G फोरम है उसमें इन्होंने ये बताया है कि जो इंटरनेट स्पीड है वो लगभग 50 गुना तेज होगा 5G से, मतलब 1 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी आपको। तो आप जो डाउनलोड करना चाहते हो चुटकियों में डाउनलोड होगा। सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका जो मेन फोकस है सबसे ज़्यादा AI पर बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे। ये चाहते हैं कि आयरन मैन टेक्नोलॉजी बन जाए थोड़ी बहुत, मतलब होलोग्राम, डिजिटल रेप्लिका, हाई फिडेलिटी मोबाइल होलोग्राम्स, यही सब चीज़ों पे उनका ज़्यादा ध्यान है। यहाँ बात आती है कि इन सब चीज़ों के लिए ही 6G स्पेक्ट्रम को ही क्यों चुना गया। तो 6G स्पेक्ट्रम में उनका ये कहना था कि अल्ट्रा रिलेबल कम्युनिकेशन प्लस मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन के लिए आपको 6G की तरफ देखना होगा, प्लस और जो नई सर्विसेज होंगी उसके लिए भी आपको 6G की तरफ देखना पड़ेगा। ये सैमसंग का कहना है। जो नई सर्विसेज है जैसे सेंसिंग, इमेजिंग, AI और हाई फिडेलिटी होलोग्राम्स मोबाइल, जो मोबाइल से ही निकलेंगी, जैसे आयरन मैन में आपने देखा होगा जो साईफाई मूवी होती है उनको। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको हाइपर कनेक्टिविटी के थ्रू जाना पड़ेगा जो 6G में ही अनेबल हो सकता है, क्योंकि 5G जो है वो कम स्पीड वाला है। सैमसंग ने ये बताया कि हम हाई इंटरनेट स्पीड अपने नेटवर्क में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने 6.5 घंटे तक और नई चीज़ों के बारे में बात की है। मतलब इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए आपको डेटा रेट बहुत ही ज़्यादा चाहिए। और ये कैसे हो सकता है, तो हंड्रेड्स ऑफ मेगाहर्ट्ज और टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए आपको 6G की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, प्लस 1 टेराबाइट की स्पीड के लिए आपको टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए और उसको डबल करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी नेटवर्क को अच्छी कैपेसिटी प्लस अच्छी कवरेज और अच्छी इंटरनेट के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो लो, मिड और हाई बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। और जो करेंटली अभी एग्जिस्टिंग बैंड है वो 6 गीगाहर्ट्ज के नीचे चलता है, मतलब जो 3G, 4G और 5G है वो 6 गीगाहर्ट्ज के नीचे आते हैं। और आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए तो सैमसंग का कहना है कि यहाँ आपको मिड, लो और नए बैंड की ज़रूरत है। और नए बैंड को एक नया नाम दिया गया है सब टेराहर्ट्ज बैंड। तो आपने मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज के बारे में तो सुना होगा, टेराहर्ट्ज यानी आप समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा तेज बैंड होने वाली है। और इनका एक चीज़ और कहना है कि ये सब टेराहर्ट्ज बैंड 6G में बहुत बड़ा वाइटल रोल निभाने वाला है, जिससे कि जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो 1 टेराबाइट पर सेकेंड की हो सकती है। तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी के PC वाले गेम को एक साथ 10 बार डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा 1 टेराबाइट की स्पीड में। तो इसके सबसे पहले टॉपिक यानी बैंड के ऊपर आते हैं। आप जब भी मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में हो या फिर ऑनलाइन मार्केट में हो, तो आपको दुकानदार और या फिर जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो आपको
ये जरूर बताती होगी कि इसमें कितने बैंड्स है, मतलब 13, 14 इसके एक्चुअली 5G के या फिर 4G के। बेसिकली ये जो 13, 14 बैंड है यही आपके एक तरह से एंटीना का काम करता है। इसी के कारण आप अपने फ़ोन में या फिर आप अपने किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को चला सकते और कनेक्ट कर सकते। और इसमें मेनली 3 चीज़ें डिपेंड करती है, लो, मिड और हाई बैंड। अब डिपेंड ये करता है कि आप जिस कंपनी से फ़ोन या फिर जो भी डिवाइस खरीद रहे हो जो इंटरनेट चला सके, उस डिवाइस में जो 13, 14 बैंड है उसमें कौन सा बैंड सबसे ज़्यादा। बेसिकली जो लो बैंड होते हैं जो 1 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे आते हैं वो आपको लॉन्ग रेंज यानी ज़्यादा दूरी तक कवरेज करती है। आपने देखा होगा कभी कभार जब आप इंडोर में बैठे होते हैं, अपने घर के अंदर बैठे होते हैं, तो बहुत समय ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं मिलता। वो इसी बैंड के कारण होता है। जब ये बैंड में जो मिड बैंड होते हैं वो 7 से लेकर 24 तक के होते हैं, गीगाहर्ट्ज़ वाले होते हैं। और इनका काम यही होता है कि ये कैपेसिटी और कवरेज को मेंटेन करके रखें। आपने देखा होगा इस बैंड की कमी से कि जब भी आप कंजस्टेड एरिया में जाते हो तो वहाँ पास आपका हॉटस्पॉट ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाता होगा, मतलब कभी कनेक्ट होता है फिर धीरे से बंद हो जाता है। तो ये बैंड की कमी से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो हाई बैंड है जो 24 to 92 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, बेसिकली उसका काम यही होता है कि आपको हाई इंटरनेट स्पीड और जितने भी सर्विसेज है उसको पकड़ के आपके हाथों में सौंप दे, मतलब कंटिन्यूअस आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करे सर्विसेज में। अगर आप प्रीवियस जनरेशन के नेटवर्क को देखोगे, जो 2 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड था वो 3G में यूज़ होता था और 2.3 या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड था वो 4G में यूज़ होता है। एंड जो 3.5 और मिलीमीटर वेव है बैंड है वो 5G में यूज़ होता है। अगर आपको 6G चाहिए तो आपको सब टेरा बैंड को एनेबल कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है। आज सर से लेकर पैर तक और आने से लेकर जाने तक हम टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करते हैं। मतलब बेसिकली आप डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इफेक्ट पड़ता ही है। टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के फ़ोन के फेस अनलॉक से लेकर कार्डलेस पेमेंट तक या फिर ट्रांजैक्शन तक सब AI से ही पॉसिबल हो सकता है। अब सैमसंग का यहाँ यह कहना है कि जी सर्विसेज में आपको ट्रूली इम्प्रेसिव XR यानी एक्सटेंडेड रियलिटी, हाई फिडेलिटी होलोग्राम्स और डिजिटल रेप्लिका देखने को मिलेगी। तो ये एक्सटेंडेड रियलिटी है क्या? बेसिकली VR और AR प्लस मिक्स्ड रियलिटी का सपोर्ट मिलता है, मतलब एक तरह से तीनों का कॉम्बिनेशन है जिससे आप होलोग्राम देख सकते हो इन एयर, हवा में। और इन सब चीज़ों को चलाने के लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर प्लस एक अलग से हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप एक्सटेंडेड रियलिटी का अलग से ही एक्सपीरियंस ले सके। जो अभी की करेंटली AR टेक्नोलॉजी है उसमें आपको 55.3 Mbps की स्पीड, आप 8K डिस्प्ले को कनेक्ट और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मतलब एक और बेटर एक्सपीरियंस करना है, तो आपको इंटरनेट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी लगभग 0.4 GB पर सेकेंड की स्पीड। अगर आपको और इससे भी ज़्यादा अच्छा 16K अल्ट्रा HD में वीडियो स्ट्रीमिंग करना है तो सैमसंग ने कहा है कि यहाँ आपको 0.9 समथिंग GB पर सेकेंड की स्पीड चाहिए जिससे आप 16K में स्ट्रीमिंग कर सके और एक अलग ही एक्सपीरियंस ले सके। और अगर आप ये स्पीड सोच रहे हो कि 5G में मिलेगी तो इन सब चीज़ों के लिए 5G सफिशिएंट नहीं है। सैमसंग का कहना है इन चीज़ों के लिए आपको 6G की तरफ देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मार्केट साइज़ पे डिपेंड करती है। जो AR VR का जो मार्केट साइज़ है 2030 तक का वो लगभग $47 बिलियन और $87 बिलियन का है, जो कि बड़ी रकम होती है। आप मोटा मोटा समझ लो कि जो एक्सटेंडेड रियलिटी, फिडेलिटी, होलोग्राम्स प्लस डिजिटल रेप्लिका है, उन सब चीज़ों के लिए आपको हाई इंटरनेट स्पीड प्लस अंधाधुंध पैसा लगेगा पॉसिबल करने के लिए। चाहे आपको 1x1 मीटर का डिजिटल रेप्लिका ही क्यों ना बनाना पड़े कार का, या फिर टेरापिक्सल में किसी होलोग्राम को देखना है तो आपको कम से कम 1 टेराबाइट की स्पीड चाहिए इन सब चीज़ों को अनेबल करने के लिए। और ये सब चीज़ें 5G में तो हो ही नहीं सकता, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया है। अभी की जो मैक्सिमम स्पीड है इंटरनेट स्पीड वो लगभग 330 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़कर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच चुकी है। और ये जो डिजिटल रेप्लिका का मार्केट है 2030 तक का, वो
$26 बिलियन का हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। कितना परसेंट चांसेस है कि रेड से ग्रे में बदल जाए, आई मीन कितना परसेंट चांसेस है कि जो भी ये बता रहे वो सच हो जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 1, टेराहर्ट्ज बैंड। Terahertz band would enable accurate ranging between transmitter and receiver. Terahertz band can potentially provide high precision positioning capability. जैसे कि 6G के लिए हाई हर्ट्ज की जरूरत है, जो कि ये बैंड पूरा करने वाला है, ये टेक्नोलॉजी पूरा करने। पॉसिबिलिटी नंबर 2, नोबेल एंटीना टेक्नोलॉजी। टेराहर्ट्ज बैंड को मिलीमीटर वेव बैंड से भी ज़्यादा बैंड्स चाहिए, जो कि एंटीना नोबल एंटीना टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, मेटा मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड फ्रंट RF फ्रंट एंड। इसका जो प्रीशियस शेप है, साइज है, प्लस अरेंजमेंट है और जो जियोमेट्री है वो स्मार्ट प्रॉपर्टीज़ को अनेबल करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको आप बैंड, फ्लैक्स और एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने डिवाइस में, या जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए इंटरनेट स्पीड, तो इससे आप इंडिपेंडेंटली उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इसका जो काम है वो डेटा रेट्स को बढ़ाना है, चाहे वो 3G, 4G या फिर 5G हो। इसका एक नया वर्जन आता है हर साल, जिससे कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ती है। तो ये चीज़ 6G में भी बहुत काम आने वाला है, ऐसा सैमसंग का कहना है। मतलब पूरी चीज़ें सैमसंग ने ही बताई है। पॉसिबिलिटी नंबर 5, एवोल्यूशन ऑफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी। बस ये समझ लो, जो अपलिंक है और जो डाउनलिंक है, मतलब आपके फ़ोन का और जो टावर का, उसमें जो अपलिंक और डाउनलिंक होता है वो समय बहुत कम हो जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इंटरनेट स्पीड और बाकी सारी सर्विसेज भी अच्छी चलने लगेगी आपके फ़ोन या फिर किसी भी डिवाइस में। पॉसिबिलिटी नंबर 6, एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। सारे समय ऐसा होता है कि जो नेटवर्क है उसमें कहीं ना कहीं होल होता है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं होल होता है, जिसके कारण जो ट्रांसमिट हो रहा है और जो रिसीव हो रहा है उसमें दिक्कतें आती है। कभी कभार आवाज़ें कटने लगती है फ़ोन में बात करते समय और नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ता है, तो वो इसी कारण से होता है। तो इसका काम यही है कि जितने भी होल्स है नेटवर्क में उन सबको फिल करना और एक स्टेबल नेटवर्क को पॉसिबल करना। फिर चाहे आप रेगिस्तान में हो या फिर समुद्र में, आप इंटरनेट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के कारण। पॉसिबिलिटी नंबर 7, स्पेक्ट्रम शेयरिंग। स्पेक्ट्रम शेयरिंग में आपको सैटेलाइट से डायरेक्ट आपके फ़ोन तक का रेंज मिल सकता है कहीं कहीं जगह पे, प्लस जितने भी क्षेत्र है या फिर जितने भी लोकेशंस है उसमें एक बेटर कवरेज मिलेगा आपको देखने के लिए। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 8 की, तो कॉम्प्रिहेंसिव AI। किसी भी चीज़ को, चाहे आपका फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो, उस हार्डवेयर को रन कराने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो इंटरनेट हो या फिर ई-कॉमर्स से ख़रीदा गया कोई भी सामान हो, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो AI उपलब्ध कराएगा, जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो। इन सब चीज़ों में AI का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 9, स्प्लिट कंप्यूटिंग। अगर आपको पता होगा जो होलो लेंस है, जब भी आप गेम खेलते हो, जो VR लेंस है, AR लेंस है, उसमें आपको डायरेक्ट प्रोसेस होके दिखाता है। लेकिन इनका कहना है कि जो 6G होगा, इनका जो प्रोसेस होगा वो डायरेक्ट सर्वर पर होगा और आपके लेंस में दिखाया जाएगा, जिससे जो भी काम है वो बहुत तेज़, बहुत आसान और लाइट वेट हो जाएगी, जिससे जो लेंस है उसका हल्का होना प्लस फ्लेक्सिबल और पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 9, हाई प्रीसियस नेटवर्क। सब चीज़ों को तैयार करने के लिए और पॉसिबल बनाने के लिए आपको हाई इंटरनेट, हाई प्रीसियस नेटवर्क चाहिए। और इसका जो काम है
वो डेटा रेट और इंटरनेट स्पीड को मेंटेन करके रखना होता है और लेटेंसी को कम करना होता है। जो E2E लेटेंसी होता है उसको ये बहुत ही कम कर देगा, जिसके कारण आपकी जो कनेक्टिविटी है वो किसी भी डिवाइस में, चाहे आपकी ईयरबड्स हो या फिर आपका होलोलेंस हो या फिर कोई भी सामान हो, उससे आप डायरेक्ट एकदम बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आप होलोग्राम भी देख सकते हैं, डिजिटल रेप्लिका भी देख सकते हैं, सैमसंग का ऐसा। तो अब हम आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती है, मतलब कितना समय लगेगा तक ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। कोई भी नेटवर्क हो, चाहे 3G हो या 4G हो या 5G हो, उसको एक इनिशियल टाइम चाहिए रहता है। उसमें डेवलपमेंट, रिसर्च और बहुत सारी मतलब टेक्निकल फॉल्ट्स को सॉल्व करना रहता है। इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाने के लिए आपको एक लंबा समय प्लस पेशेंस की ज़रूरत है। तो सैमसंग ने कहा है कि जैसे कि हर नेटवर्क के लिए, हर जनरेशन के लिए आपको लगभग 10 साल का वेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि ये लगभग 2030 तक आराम से आपको देखने को मिलेगी और इसके बीच में 2028 तक आपको कुछ चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी जो मार्केट में आ सकती है, या फिर जो शो होते हैं CES में उसमें देखने को मिल सकता है। डिजिटल रेप्लिका, होलोग्राम और जो सब बातें इन्होंने की है 6.5 घंटे तक लाइव स्ट्रीम में, उन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत दिख सकता है हमको इनके काम में। बस वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और क्या क्या आपको लगता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है जो ये सब सैमसंग बता रही है वो हो पाएगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी बुक 360 का लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए डिवाइस, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नई चीज़ें जाननी है, इंटरनेट पे सर्व करना है, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।